अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बाय सैमुअल बी हडिंगटन। ये एक फिलोसफर थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि एक उनका आर्टिकल था जो 1993 के अंदर पब्लिश हुआ, जिसके अंदर उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। उसके बाद ये एक्सपेंड हो गया, इसे एक बुक की शक्ल में उन्होंने शाया किया गया, जो कि 1996 के अंदर हुई थी। इस बुक का नाम था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके अंदर वो बात बता रहे हैं हमें कि जो पोस्ट कोल्ड वार इरा होगा उसके अंदर किस तरह कॉन्फ्लिक्ट होंगे, उसकी वजह क्या बनेगी, उसके बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक है लिबरल और दूसरा है रियलिस्टिक। जो लिबरल है उसमें आप देखते हैं कि जो मेन जो करेक्टर है यहाँ पे फ्रांसिस फुकुयामा है, जिनकी बुक है द बुक का नेम जो है वो है एंड ऑफ हिस्ट्री। उनके अंदर वो बता रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड स्पीड ऑफ डेमोक्रेसी विल ब्रिंग द वर्ल्ड्स पीपल कम टुगेदर इन इकोनॉमी पॉलिटिकल एंड कल्चर टर्म्स। वो कह रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो स्पीड होगी, डेमोक्रेसी है वो स्पीड होगी। इसके बाद वो कहते हैं कि लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, इकोनॉमी और पॉलिटिकल जो कल्चर है उनका वो बढ़ेगा, और वर्ल्ड जो है एक दूसरे पे डिपेंड करेगी इन, ठीक है, डिपेंडेंट आ जाएगी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर, अपनी इकोनॉमी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, अपने कंट्री के अंदर अमन के लिए। तो इस वजह से वो जो वॉर्स हैं वो ना होने के बराबर होंगी या होंगी नहीं, ये आम बिल्कुल कम होंगी। ये था लिबरल का पर्सपेक्टिव। फिर देखते हैं हम रियलिस्टिक का। रियलिस्टिक जो पर्सपेक्टिव है वो कह रहे हैं कि देयर विल बी इमर्जिंग पावर इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। वो कह रहे हैं यहाँ पे क्लैश होगा बिटवीन इमर्जिंग पावर इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। वो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि वो अमेरिका और यूएसएसआर के दरमियान जंग जारी थी, जो कोल्ड वार थी, वो क्या थी, वो सिर्फ अपनी डोमिनेंस हासिल करने के लिए ये वॉर कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अलावा वो आइडियोलॉजी भी उनकी चेंज थी, तो अपना आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए अपनी वो एक साइड वे डोमियो का जो कम्युनिज्म है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो जो यूएसएसआर है वो कैपिटलिज्म को इग्नोर कर रहा था, वो कह रहा था कैपिटलिज्म ना बढ़े, यहाँ पे कम्युनिज्म बढ़े। और जो यूएसए था वो कोशिश कर रहा था कैपिटलिज्म जो है वो बढ़े। इसलिए उनके दरमियान जो भी क्लैश था वो इस वजह से था। तो वहां पे कह रहा है कि यहाँ पे जब कोल्ड वार का इरा खत्म हो जाता है, यहाँ पे वर्ल्ड जो है वो एक या दो कंट्रीज जो पावर में नहीं होते, यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड आ जाती है। काफी ज्यादा कंट्रीज हैं जो पावर में हैं, और वो अपनी डोमिनेंस हासिल करना चाह रहे हैं, वो सुपर पावर कंट्री बनना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर उनका राज हो। इसलिए वो कह रहा है यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो ज्यादा लड़ाइयाँ होगी, चाहे वो डिपेंडेंट करें इकोनॉमी के लिहाज से, लेकिन फिर भी वो जंग ज्यादा होंगी। यहाँ पे वो लिबरल जो पर्सपेक्टिव है उसे वो कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत है, जो इनका रियलिस्टिक का पर्सपेक्टिव है वो सही है। तो रियलिस्टिक के अंदर काफी जो फिलोसफर हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सैमुअल बी हडिंगटन की। तो नेक्स्ट देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। उनका मेन आर्गुमेंट जो है सैमुअल बी हडिंगटन का, वो कह रहे हैं कि द सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट इन द पोस्ट वार वर्ल्ड, जो पोस्ट वार वर्ल्ड है यानी कि कोल्ड वार के बाद का जो इरा है उसके अंदर जो कंफ्लिक्ट है वो किस तरह होंगे। नो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन कंट्री। वो कह रहे हैं कि कंट्री के दरमियान जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो खत्म हो गया है। इट विल सिविलाइजेशन एंड कल्चरल डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट दैट इज द प्रेजेंट बिटवीन कंट्री। वो कह रहे हैं कि जो कल्चर और सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट है वो कंट्रीज के अंदर बाकी रह गया है। सिविलाइजेशन डिफरेंस मीन द रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंस। वो कहने कि जो कल्चर का डिफरेंस है उसके अंदर रिलीजियस आ जाता है, इसके बाद जो हमारा कल्चर आ जाता है, ये सारा शामिल है सिविलाइजेशन के अंदर। वो यहाँ बात कर रहा है जो क्लैश होगा वो सिविलाइजेशन के अंदर का होगा, और सिविलाइजेशन का डिफरेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कल्चर पे डिपेंड करता है, वो रिलीजियस पे डिपेंड करता है। यहाँ वो कह रहा है देयर आर 8 टाइप ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर 8 टाइप की सिविलाइजेशन है, जिनके अंदर हम देते हैं 8 टाइप ऑफ सिविलाइजेशन कौन सी हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जापानी सिविलाइजेशन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी सिविलाइजेशन, लैटिन अमेरिकन, कन्फ्यूजन सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन। तो ये वाली जो सिविलाइजेशन है इनके बारे में बात करता है। अब वो कह रहे हैं सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी। Huntington argued that the world is divided into several major civilizations, each characterized by their unique culture, history, language and religious। वो कह रहा है कि यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो सिविलाइजेशन है, मुख्तलिफ किस्म की जो उनका करेक्टर है मुख्तलिफ है, उनका कल्चर मुख्तलिफ है, उनकी लैंग्वेज मुख्तलिफ है, उनका जो रिलीजन है वो मुख्तलिफ है। तो वो मुख्तलिफ सिविलाइजेशन है जिनकी बात करता है, वो 8 सिविलाइजेशन है जिनकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। वो कह रहा है नेक्स्ट, वो कह रहा है सिविलाइजेशन आइडेंटिटी।
People primarily identify with the shifted from being defined by the national state to their culture, religious and culture. वो कह रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो अपना जो भी आइडेंटिटी है वो शिफ्ट कर देंगे नेशन की बजाय वो अपनी सिविलाइजेशन और अपने कल्चर के ऊपर। जैसे कि जो अमेरिकन कल्चर है या यूरोपियन कल्चर है वो अपने कल्चर से लोग पहचाने जाते हैं, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं, वो कल्चर से जाने जाते हैं अपने, जैसे कहते हैं यूरोपियन कल्चर आ गया जिस तरह। तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं क्लैश ऑफ civilization. The central premise is that the conflict is the post-war Cold War era will be occur along the fault line between these civilizations rather than ideological and economic division. Huntington predicts that the primary source of conflict will be cultural religious. वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बाल का जो इरा है वहाँ पे जो भी डिवीजन लाइन है, जो भी एक वजह बनेगी वॉर की और इनकी, तो वो आइडियोलॉजिकल या इकोनॉमिक वजह नहीं बनेगी, वो वजह बनेगी आपकी जो सिविलाइजेशन है। और सिविलाइजेशन की वजह से लोग जो हैं उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट हो गए, जो रिलीजन हैं उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट हो गए, कंट्रीज के दरमियान कन्फ्लिक्ट हो गए, तो वो मुख्तलिफ जो भी सिविलाइजेशन है वो अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगी। जैसे कि इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो अपने आप को करेगी कि वो ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा कंट्रीज के ऊपर उनका राज हो। नेक्स्ट है जी वेस्ट वर्सेस ईस्ट। यहाँ पे कहते हैं द वेस्टर्न सिविलाइजेशन particularly United States will face challenges on non-Western civilization with West has dominant in the international system or other civilizations seek to assert their the culture, political and economic influence. वो कह रहे हैं यहाँ पे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट की सिविलाइजेशन है वो डोमिनेंट है यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उससे भी अब मुश्किल का सामना फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी जो सिविलाइजेशन है वो कोशिश कर रही है कि वो भी बढ़े, बाकी जो कंट्रीज है वो अपनी सिविलाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो बढ़ा रही है, वो चाह रहे हैं उनकी सिविलाइजेशन जो है वो डोमिनेंट रहे वर्ल्ड के अंदर। फिर नेक्स्ट है इस्लामिक एंड वेस्टर्न रिलेशंस। वो कह रहे हैं हंटिंगटन आइडेंटिफाइड द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इमीडिएट क्लैश बिटवीन the Western and Islamic civilization. He argued that the culture and the religious difference fuel tension between the Western and Muslim world. वो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्लैश है वो सिविलाइजेशन के अंदर वो इस्लामिक सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर है। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो कह रही है कि जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है ये बहुत ओल्ड है, जो बहुत पुरानी है, जो अपनी पुरानी सिविलाइजेशन को लेकर चल रहे हैं, इसके अंदर मॉडर्निज्म नहीं है, मॉडर्न चीज़ें नहीं है, तो ये लोगों को अपने कैदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ज़्यादा दे रहा है। जबकि जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो कह रहे हैं ये फाशी की तरफ लेके जा रहा है, ये गुनाह की तरफ लेके जा रहा है, जो तबाही की तरफ लेके जा रहा है। इस वजह से जो इनका कल्चर है, जो इनकी जो सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इस इस्लामिक कंट्री या इस्लामिक पीपल हैं जो वो इसे पसंद नहीं करते, इसकी वजह से इनके दरमियान बहुत बड़ा क्लैश है। बात करते हैं फॉल्ट लाइन। द हंटिंगटन आइडेंटिफाई द सेवरल फॉल्ट लाइन देयर क्लैश मोर लाइकली टू अकर इंक्लूडिंग द वेस्टर्न इस्लामिक बॉर्डर एंड द मिडल ईस्ट बॉर्डर ऑफ द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड इस्लामिक सिविलाइजेशन। इस पर वो बात कर रहा है यहाँ पे वो फॉल्ट लाइन है, सबसे बड़े क्लैश ही वो कह रहे हैं कि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के दरमियान और इस्लामिक सिविलाइजेशन के दरमियान होंगे। फिर वो कह रहा है कि यहाँ पे जो क्लैश होंगे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और इस्लामिक सिविलाइजेशन के दरमियान होंगे। फिर वो कह रहा है कि एक और जगह पे वो कह रहा है कि जो चाइनीज सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर होंगे। वो कह रहा है कि जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो तकरीबन तो सारे जो भी सिविलाइजेशन है उसे नापसंद करती हैं, इस वजह से जो सब सिविलाइजेशन हैं उनके साथ इस्लामिक सिविलाइजेशन का क्लैश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट जो पॉइंट है उनका क्रिटिक ऑफ द यूनिवर्सलिज्म है, जो यहाँ पे वो थ्योरी की बात कर रहा है कि जो क्लैश है सिविलाइजेशन के अंदर वो कन्फ्लिक्ट की वजह बनने का, जो कि ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी खिलाफवर्जी होगी, जो डेमोक्रेसी है और गवर्नमेंट है वो ख़त्म होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको कम किया जाए और वेस्टर्न जो तरीक़ाकार है वो जो डेमोक्रेसी है उसे प्रमोट किया जाए। इसके बाद वो बात कर रहा है फ्यूचर कन्फ्लिक्ट के बारे में। Huntington predicts that the clash of civilization will shape future conflict in international relations, making it crucial and policymaker to understand the negative navigate these culture fault lines. वो कह रहा है जो नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट होंगे फ्यूचर के अंदर वो
क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की वजह से होंगे, जो सिविलाइजेशन है उनके क्लैश की वजह से होंगे, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं उनके दरमियान क्रिएट की वजह बनेंगे। जो पॉलिसी मेकर हैं उनको चाहिए कि वो इस बात में नेविगेट करें, वो इस बात में जानें कि फॉल्ट लाइन ढूंढें और इसको हल करने की कोशिश करें कि जो भी क्लैश होंगे उनको सोल्व करने की कोशिश करें, पहले इस बारे में काम करें। End of history. Huntington challenged the Fukuyama's end of history this thesis, which predicted in the liberal democracy and वो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो फुकुयामा है, फ्रांसिस फुकुयामा है, उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी एंड ऑफ हिस्ट्री, उनके अंदर उन्होंने बात की थी कि यहाँ पे जो वॉर्स हैं वो बंद हो जाएंगी, जो कंट्रीज हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी, डेमोक्रेसी है वो आएंगी कंट्रीज के अंदर। वो यहाँ पे बात कर रहा है जो बिल्कुल फेल हो गई हैं, उसकी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। वो कह रहे हैं कि कंट्री जो है वो डिपेंड है, लेकिन वो फिर भी वॉर्स हो रही हैं। हम देखते हैं कॉर्गो वार होगी, उसके बाद और ऐसी वॉर्स हैं कि यहाँ रशिया और यूएसएसआर जो है उसकी, और हम देख सकते हैं कि यूक्रेन वॉर्स वगैरह हो रही हैं। और इसके बाद वो कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो उसे प्रमोट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात कर देखते हैं हम डेमोक्रेसी के अलावा बहुत सी और भी अक़साम हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि जो कंट्री हैं वो अपने आप गवर्नमेंट को चला रहे हैं। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पॉइंट है वो कह रहा है जो क्लैश होगा वो लाजमी होगा जितना भी लोग इसमें क्लोज आ जाएं, जिन्हें भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएं। वो ही इसकी बात कर रहा है। इसके बाद वो जो इसकी जो थ्योरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है उसे भी कुछ लोगों ने इग्नोर किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है इसके अंदर भी कुछ खामियों की बात की गई है। यहाँ पे हम इसकी जो एंड पे बात करते हैं, इसके नताइज की बात करते हैं। Samuel B. Huntington, the Clash of Civilization theory contended in the world future conflict will arise primarily from culture and religious difference between the civilizations, and understanding the division in the vital of the shaping international relation and politics in the post कोल्ड वार एरा। यहाँ पे वो पोस्ट कोल्ड वार एरा की बात कर रहा है और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो कोल्ड वार है इसके बाद का जो एरा है वहां पे जो भी क्लैश होगा वो सिविलाइजेशन के दरमियान होगा, और इसकी जो वजह है वो उनकी अलग रिलीजन्स हैं, उनकी लैंग्वेज हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो दूसरों से अलग हैं। यहाँ पे जो सबसे हम बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की और इस्लामिक सिविलाइजेशन की। जैसे कि जो अमेरिकन सिविलाइजेशन है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन को पसंद नहीं करता, वो कोशिश करता है वो डेमोक्रेसी जो अपनी है, जो अपनी उनकी कैपिटलिज्म है वो उसे प्रमोट करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि उन्होंने 9/11 का जो एक वाकया हुआ उसको बहाना बना के उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो मोटिव है वो यहाँ पे टेररिज्म है उसे ख़त्म करना है, ताकि अमेरिका की ज़मीन है, टेरिटरी है, उसके ऊपर दोबारा कोई भी टेररिस्ट अटैक ना हो। लेकिन वो अपना जो भी उनका गोल था, वो ऑब्जेक्टिव था उनका, वो जो ऑब्जेक्टिव लेके आए थे उन्होंने उस पर काम करने की बजाय उन्होंने कोशिश वहाँ पे की है कि जो कैपिटलिज्म है उसे प्रमोट किया जाए। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो भी जिस टाइप की गवर्नमेंट आए वो अमेरिका के अंडर हो और अमेरिका की जो कैपिटलिज्म है उसे प्रमोट किया जाए। इसी तरह जो यूएसएसआर आया था वो भी अपनी जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो कम्युनिज्म थी, उसे प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आया था। जो भी कंट्रीज हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी सिविलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे बात करता है जो सिविलाइजेशन है उनकी दरमियान क्लैश होगा। अब आइडियोलॉजी जो है वो अब ना होने के बराबर है, लेकिन यहाँ पे उनकी जो बात कर लेते हैं, यहाँ पे उनके नापसंद किया गया है, उनकी जो आइडियोलॉजी है उनको उन्होंने कहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट है इसके अंदर, ठीक है, कंट्रोवर्सी है उसके अंदर। उन्होंने कहा आइडियोलॉजी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई, आइडियोलॉजी अभी भी है, अभी आइडियोलिज्म है कि मुख्तलिफ कंट्री है जिनकी आइडियोलॉजी है मुख्तलिफ है, उसकी बेसिस पे भी वॉर्स होती हैं, तो अभी खत्म नहीं हुई। यहाँ पे थोड़ा सा उनको यहाँ क्रिटिसाइज किया गया था। तो आज का टॉपिक